स्टूडेंट सुप्रभात। आप सब तैयार हैं? हम भी बिल्कुल तैयार हैं कक्षा 9वीं की अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए। क्लास 9th में 5वां चैप्टर जो है गद्य खंड से नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। ये इस शीर्षक से एक चैप्टर है। अब शीर्षक से हमें पता चलता है कि नाना साहब, जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, आजादी के दीवाने। सन 1857 की क्रांति आपको याद होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पूरी रचना में नाना जी का भी नाम 2 बार आता है, आपने वो कविता सुनी भी है। तो धुंधुपत नाना जी एक महान देशभक्त जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए। उनकी पुत्री थी एक बहुत छोटी सी बालिका मैना, उसको लेकर ये गद्य रचना की गई है। रिपोर्टाज गद्य विधा से ये हमारा चैप्टर आता है। इस पूरे पाठ में एक छोटी सी नन्ही सी बालिका के बलिदान को बताया गया है, बड़ा उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम तो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। जब हमारा जन्म हुआ, आप सबका जन्म हुआ, तो हमारी हमने खुले हवाओं में सांस लिया। आजाद भारत में हमने अपना जीवन जिया है और जन्म लिया है। लेकिन ये आजादी हमें सहज ही नहीं मिली। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए असंख्य बलिदानियों ने अपने बलिदान दिए हैं, अंग्रेजों के अत्याचारों को सहा है। तो उसी का हमें थोड़ा सा अनुभव कराती एक भावपूर्ण ये चैप्टर है नाना साहब की पुत्री मैना। अपनी मातृभूमि, अपने देश की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। हमारे सम्मानजनक ये स्थिति है कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे वीरों ने अनेकों बलिदान दिए हैं। कभी भी प्राण अपने बचाने की इच्छा नहीं रखी, बल्कि प्राणों को भी उन्होंने गंवा दिया। उसी गौरवशाली किंतु विस्तृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से ही ये रचना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। वो एक विस्तृत परंपरा रही है, आजादी की लड़ाई बड़ी लंबी चली है। उससे आप सबका परिचय कराना, किस प्रकार इस आजादी को हमने पाई है, किस तरह की बलिदान हमारी पीढ़ियों ने किया है, इसका परिचय आपसे कराना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। ये रचना मूल रूप से हिंदू पंच के बलिदान अंक से ली गई है और हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, आप सभी समझ पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी की दृष्टि से बिना परिवर्तन के एज इट इज, जैसा हिंदू पंच में रचना छपी थी वैसा का वैसा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो नाना साहब की पुत्री मैना, ये स्टोरी हमें परिचय देगी एक छोटी सी, एक नन्ही सी बालिका जो कि नाना साहब की पुत्री थी मैना, उसके बलिदान को हमें याद कराएगी। 1957 का विद्रोह, सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपत नानाजी साहब कानपुर में असफल हो गए। किन्हीं भी कारणों से वो क्रांति असफल हो गई। ये कानपुर में थे और बिठूर में आपका राजमहल था। तो अंग्रेजों से वो अपने को बचाने के लिए, ताकि वो आजादी की फिर से लड़ाई लड़ सके, भागने लगे और भागते भागते जल्दबाजी में अपनी पुत्री मैना को अपने साथ वो न ले जा सके। तो उनकी छोटी सी पुत्री मैना वही महल में, बिठूर के महल में रह गई और नानाजी साहब भूमिगत हो गए। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसी का रोमांचकारी, बड़ा भावपूर्ण और मार्मिक वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद बड़ी क्रूरता से उस दमन नीति पर चल रही थी अंग्रेज सरकार। 1857 की क्रांति, जो कि हमारे आजादी के आंदोलन की पहली क्रांति मानी जाती है, कि इन्हीं कारणों से भले असफल रही, अंग्रेज दमन करते हुए कानपुर से निकल करके वो बिठूर तक पहुंचे। अंग्रेजों का सीधा मानना था कि जो जो आजादी की बात करते हैं ऐसे नेताओं को, ऐसे देशभक्तों को मार दिया जाए और उनकी सारी निशानियों को मिटा दिया जाए, ताकि भविष्य में और भी कोई ऐसा साहस न कर सके। तो नानाजी साहब
तो अपने आप को बचा करके भूमिगत हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी बालिका मैना को नहीं ले जा पाते। अब अंग्रेज बिठूर के राजमहल में पहुंच जाते हैं, बड़ी तोप लेकर के, बड़े गन लेकर के, और उस महल को गिराने के लिए तभी नानाजी साहब के महल को पूरा तरह से तहस नहस करके उसकी संपत्ति को लूटने के बाद तोप से उड़ाने की तैयारी की जाती है। और तभी एक नन्ही सी बालिका चारों तरफ से घिरी हुई उस महल के प्रवेश द्वार पर प्रकट होती है, अर्थात पहुंचती है। बहुत सुंदर, आत्मविश्वास से भरा हुआ उसका चेहरा, और वो सेनापति बिना डरे, वो छोटी सी नन्ही सी बालिका अंग्रेज सिपाहियों से डरे बिना, उनके सेनापति जिसका नाम हे था, उससे वो कहती हैं कि इस महल को आप मत तोड़िए, इस महल ने आपका क्या बिगाड़ा है। अंग्रेज सैनिक कहते हैं, वो अंग्रेज सेनापति जवाब देता है कि हमें तो तोड़ना होगा क्योंकि हमारे पास आदेश है। उसका पूरा जवाब, प्रत्युत्तर देवी मैना अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजों को उसी भाषा में जवाब देती, पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे। तो सेनापति असमर्थता प्रकट करते हैं, और इसी बीच में मैना अपना परिचय देती है कि आपको मैं जानती हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी जो पुत्री थी वो मेरी सहेली थी, आप हमारे घर आया जाया करते थे। तो सेनापति है को वो याद आ जाती है कि हाँ, ये तो नाना साहब की पुत्री मैना है, जो हमारे यहाँ साथ खेला करती थी, मेरी बिटिया के साथ हमारे घर आना जाना करती थी। तो थोड़े से वो द्रवीभूत जरूर होते हैं, मगर अपनी ड्यूटी का हवाला देकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। इसी वार्तालाप के बीच में सेनापति हे से बड़ा एक और उनका जो जनरल था वो पहुंच जाता है, आउटरम। वो बहुत गुस्सा होता है, नाराज होता है कि अभी तक आपने इस महल को गिराया नहीं, महल अभी तक खड़ा क्यों है, तत्काल इसे गिरा दीजिए। सेनापति है के मन में थोड़ी सी जो संवेदना उस बच्ची के लिए जागृत होती है, थोड़ा प्रेम जो जागृत होता है, वो रिक्वेस्ट, एक निवेदन करता है अपने अधिकारी से, बड़े अधिकारी से कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता हम इस महल को छोड़ दें। आउटरम कहते हैं बिल्कुल नहीं हो सकता, और ऐसा करने के लिए हमें लंदन से आदेश लेना होगा, उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। बड़े दुखी होकर के आउटरम हे वहां से चले जाते हैं। आउटरम जो थे वो बहुत महलों घेरा किए रहते हैं, और कुल मिलाकर के जो प्रयास होता है लंदन से उस महल को गिराने की परमिशन आ जाती है, और पूरा महल थोड़े ही समय में तोप के गोलों से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। इतना सुंदर बड़ा राजमहल बिल्कुल उसको खंडहर बना दिया जाता है। ऐसे समय में मैना कहां चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। कुछ समय के बाद, एक दो दिन के बाद, रात में आउटरम की सेना बगल में जंगलों में डेरा डाली हुई रहती है। बल्कि अंग्रेज तो इतने क्रूर थे कि उन्होंने एक आदेश जो भेजा था कि उस महल को गिराना है, उन्होंने अपने उस अंग्रेज सिपाही है जिन्होंने एक दया की याचिका भेजी थी, उसके लिए भी एक्शन लेने का फरमान भेज दिया, आदेश भेज दिया। और उनके ऊपर भी कई आरोप लगाए कि वो बालिका मैना से जो है इनका अच्छा संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने इस महल को बचाने की बात कही, जबकि बड़ा नानाजी साहब बहुत खतरनाक अपराधी हैं, अंग्रेज सेनाओं के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। इस तरह के नाना प्रकार के उनके ऊपर आरोप लगा करके उनके महल को भी नष्ट कर दिया गया, और साथ ही साथ एक आदेश और भेज दिया गया कि उनसे ये जितने भी उनके सगे संबंधी हैं, चाहे उनकी वो बिटिया भी मैना भी है, उसे भी पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया जाए, बड़ी क्रूरता से उसे मृत्यु दंड दिया जाए। जी हाँ, हमारे देश को आजाद कराने वाले हमारे वीरों ने क्या क्या नहीं सहा। और सन 57 का सितंबर महीना था। उस समय आधी रात्रि के समय, चांदनी रात में, एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। भग्नावशिष्ट प्रसाद माने उस गिरे हुए महल के मलबे पर पत्थरों के बीच बैठी हुई रो रही थी, अपने पिता को याद करती हुई, उस महल से जुड़ी उसकी बचपन की यादों को याद करते हुए। और पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां पहुंच गए।
उन्हें लगा कि यार रोने की आवाज कहां से आ रही है। उनके सैनिक वहां पहुंचते हैं और बालिक आउटरम की सेना भी के कुछ सैनिक रात्रि में वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर भी ये रोना बंद नहीं करती और चुपचाप अनवरत रो रही होती है। वो सैनिक उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या क्यों रो रही हो। वो कोई जवाब नहीं देती। उसने में आउटरम वहां जाता है, वो उसे पहचान जाता है कि ये मैना है, नाना साहब की पुत्री है और अंग्रेजों के पास आदेश भी था उसे मारने का। वो उस छोटी सी बच्ची को पकड़ लेते हैं। बड़ा हृदय को द्रवित करने वाला ये प्रसंग है। आउटरम उसे पहचान जाता और कहता हो ये तो मैना है, नाना साहब की पुत्री, इसे तुरंत पकड़ लो। वो कहती है कि ठीक है मुझे पकड़ लेना, मुझे प्राणों का भय नहीं। बिना डरे वो कहती है कि मुझे कुछ क्षण दे दो, मैं इस प्रासाद पर, इस महल के ढेर पर बैठकर थोड़े समय रो लेना चाहती हूँ, अपना जी हल्का कर लेना चाहती हूँ। मगर जैसा हम जानते हैं कि अंग्रेज बहुत क्रूर थे। पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी और उसी समय हाथों में हथकड़ी बांध दी गई और कानपुर के किले में ले जाकर उसे कैद कर दिया गया। नन्ही सी बालिका जिससे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, उसे भी बड़ी बेरहमी से हथकड़ियों से बांधा गया। इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि अंग्रेज जो हैं कितने क्रूर थे और कितना उन्होंने अत्याचार किया है। और उसी समय के महाराष्ट्रीयन इतिहासवेत्ता महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था। सितंबर 57 के बाद ही कुछ दिनों के बाद अखबार में एक खबर छपी कि कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। अर्थात अंग्रेजों ने कानपुर के किले में उसे कैद किया और बहुत भीषण अग्नि जला करके उस जलती हुई अग्नि में उस छोटी सी बच्ची को, नाना साहब की पुत्री को जलाकर मार दिया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति की अनुपमा बालिका को जलते देख सबने उस देवी को प्रणाम किया। ये अंतिम उस न्यूज का, उस समाचार का भाग था, पंक्तियां थी। तो इस प्रकार मैना जो थी उसने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो भी शहीद हुई अपनी देशभक्ति के कारण। तो विद्यार्थियों, ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और हमें इससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। तो इस पूरे पाठ की शिक्षा यही थी, ये बताना, सबसे पहले तो आपको परिचित कराना कि हमारे वीरों ने क्या क्या सहा है, शहीदों ने, हमें आजादी किस प्रकार से प्राप्त हुई है। इसलिए हमें इस आजादी का सम्मान करना चाहिए। आपके मन में भी देशभक्ति की भावना जागृत करना, शहीदों के प्रति एक सम्मान का भाव जागृत करना इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। परिचय देना कि किस प्रकार से हर उम्र के आयु वर्ग के लोगों ने अपने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अगली क्लास में मिलेंगे प्रश्नोत्तर के साथ।